गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मर्चेंट बैंकिंग, उसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस और कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, इसके बारे में पढ़ा था कि मर्चेंट बैंकर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कौन कौन सी बातों को उनको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद देखिए, टाइम टू टाइम जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो उनका इंस्पेक्शन कर सकती है ना, उनकी एक्टिविटीज़ का कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप देखिए, इंस्पेक्शन जब किया जाता है तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस इंस्पेक्शन के, और क्या ऑब्लिगेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मर्चेंट बैंकर की जब सेबी का कोई ऑफिसर जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, और क्या क्या गलतियां वो करते हैं जो पकड़ में आती हैं, और उनके लिए क्या रिज़ल्ट उनको फेस करना पड़ता है, क्या पेनल्टी लगती है या क्या पनिशमेंट होती है। तो देखिए, क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि जब भी सेबी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन कराती है, तो सबसे पहला वो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है, ये इंश्योर करना कि बुक्स जो मर्चेंट बैंकर हैं वो प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जो कि बताया गया है उनको कोड ऑफ कंडक्ट में, उसके अकॉर्डिंग वो बना रहे हैं या नहीं। सेकंड ऑब्जेक्ट है ये देखना कि क्या वो सेबी के सभी प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बताए हुए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एंड टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंप्लेंट्स, कि जो कंप्लेंट्स हैं इन्वेस्टर्स की, उसको वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं या नहीं, मतलब जितने भी इन्वेस्टर की जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको अगर वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे तो उसका क्या वो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, है ना। एंड टेकिंग अप अ सुओ मोटो इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, कि जो सिक्योरिटीज़ बिजनेस की हैं या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा जब सिक्योरिटीज़ इशू की जा रही हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो अगर हम ब्रीफ में बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मर्चेंट बैंकर को चेक करना कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, है ना। इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए वो सारी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो चेक करना ही सेबी के इंस्पेक्शन का मेन पर्पस है। उसके बाद देखिए, सेकंड आता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर, कि मर्चेंट बैंकर की क्या ड्यूटी है। जब जिस टाइम पर सेबी का कोई ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ऑब्लिगेशन है। तो सबसे पहला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन्फॉर्मेशन वो ऑफिसर उससे डिमांड करता है वो इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल करवाए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो डिमांड की जाती है वो उनके सामने प्रेजेंट करे। एंड टू अलाउ अ रीजनेबल एक्सेस टू द प्रीमाइसिस, कि बिल्डिंग में उनको जो है वो प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करे जहाँ पर वो बैठना चाहता है, जहाँ की वो एग्जामिनेशन करना चाहता है बुक्स की, है ना, वो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करे। तो टू प्रोवाइड द रीजनेबल फैसिलिटी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर डाटा, है ना, जो भी वो चेक करना चाहते हैं उसकी कॉपी वो उनको प्रोवाइड करे। एंड टू गिव असिस्टेंस टू इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन, कि उनको हर तरह की असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जाए, पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाए, है ना, कि जो भी वो काम चाहते हैं। और अगर वो इंस्पेक्शन करते हैं और कोई रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट में भी पॉजिटिव, रिपोर्ट में भी नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव है देन इट्स ओके, बट अगर नेगेटिव है ना, तो फिर वो एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है या इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा तो वो क्यों नहीं किया जा रहा। तो मर्चेंट बैंकर की ड्यूटी है कि कुछ मेजर्स जो उन्होंने नेगेटिव पॉइंट बताए, जो कमियां निकाली, उन कमियों को वो सुधारने की कोशिश करेंगे और उसके लिए उपाय वो खुद सोचेंगे। आप देखिए, एक्शन फॉर डिफ़ॉल्ट, कि कई बार जो डिफ़ॉल्ट होती है, जो कमी होती है, जो मिस्टेक की जाती है, वो बहुत इस तरह की होती है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो क्या एक्शन ले सकता है मर्चेंट बैंकर के अगेंस्ट। तो मर्चेंट बैंकर में बी पैनलाइज्ड बाय द सेबी इंस्पेक्शन ऑफिसर विद सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना, क्योंकि मर्चेंट बैंकर का रजिस्ट्रेशन होता है विद सेबी। तो अगर वो किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो उस गलती पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। आप देखो, ये कंडीशंस दे रखी हैं कि कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो पहला, अगर वो सेबी के जो प्रोविजंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको वो फॉलो नहीं करते, वायलेट द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशंस हैं उनको वो तोड़ते हैं, या जो प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस है, जैसे भी बताया था कि अगर उनको राइट इशू जो है वो करना है या बोनस इशू करना है या पब्लिक इशू के लिए उनको मर्चेंट बैंकर चुना गया है, तो एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस होती है जो उनको सेबी के पास डिपॉजिट करानी होती है। तो वो अगर नहीं कराते, या जो उनकी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म है ना, जो आपको बताया था 5 करोड़ होनी चाहिए, मतलब जो कैटेगरी हमारी 4 कैटेगरी है मर्चेंट बैंकर्स की, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बताई थी, अगर वो उसको मेंटेन नहीं करते
है ना, तो उनको इस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। या सेबी ने कुछ इन्फॉर्मेशन उनको फर्निश करने के लिए कही थी कि आप उनके सामने प्रेजेंट करो, वो नहीं उन्होंने करी। या पीरियोडिकल रिटर्न सेबी के सामने उनकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, वो नहीं की। या कोई इंक्वायरी सेबी ने करवाई थी, उसमें उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, है ना। कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन उन्होंने फर्निश कर दी, या कोई भी कंप्लेंट है इन्वेस्टर की वो उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करी और इन्वेस्टर ने इसके अगेंस्ट सेबी में कंप्लेंट की है ना। या कोई प्राइस रिगिंग में, मैनिपुलेशन में, या कोई इशू है जिसमें वो इन्वॉल्व हैं, है ना, मतलब गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कि उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया, अनप्रोफेशनल कंडक्ट उन्होंने शो किया जो कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। या फेल्स टू कैरी हिज ऑब्लिगेशन एज़ पर स्पेसिफिक रेगुलेशन, है ना। तो इस तरह की अगर कोई गलती वो करते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड किया जा सकता है। सेकंड एक्शन है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही कर दिया जाए, है ना। सस्पेंशन में तो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड होता है और फिर से वो काम कर सकते हैं, बट कैंसिलेशन में अगर एक बार कैंसिल हो गया तो फिर उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, है ना। तो इस तरह से पेनलाइज भी किया जा सकता है। लेकिन ये कब होता है कि अगर वो डेलिब्रेटली, जानबूझकर मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व हैं, प्राइस रिगिंग में इन्वॉल्व हैं, या प्राइजेस के साथ कोई स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख रहे, है ना। या फाइनेंशियल पोजीशन जो मर्चेंट बैंकर की है वो डेट्रोट्रिएट होती है टू सच एक्सटेंट दैट सेबी की ओपिनियन है कि उनका जो कंटिन्यूंस है वो नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में। मतलब इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाए, है ना, तो फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। या उन्होंने कोई फ्रॉड किया है मर्चेंट बैंकर ने, है ना, या रिपीटेडली कोई गलती करते आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका सस्पेंशन कंटिन्यूसली होता जा रहा है, 2 बार 3 बार उनका सस्पेंशन हो चुका है, तो फिर उनका जो है वो कैंसिलेशन कर दिया जाता है इन राइटिंग, है ना। तो ये 4 कंडीशंस हो सकती है जब उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और दिया है कि डिफ़ॉल्ट ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड पेनल्टी पॉइंट्स, कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। जनरल डिफ़ॉल्ट क्या हो सकते हैं, माइनर डिफ़ॉल्ट क्या हो सकते हैं, मेजर डिफ़ॉल्ट क्या हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह से जो है वो पनिशमेंट मिलती है कि उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। तो देखिए जनरल डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं कि इफ़ सेबी डज़ नॉट रिसीव द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, है ना, क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनकी ड्यूटी हो जाती है कि प्रोस्पेक्टस उनको तैयार करवाना है और उसकी कॉपी सेबी के पास सबमिट करानी है या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करानी है, आरओसी, है ना। तो सबसे पहला जनरल डिफ़ॉल्ट ये है कि अगर जो मर्चेंट बैंकर हैं वो सेबी के पास या आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ड्राफ्ट या प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफ़र, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसकी कॉपी सबमिट नहीं कराते, फाइल नहीं कराते। सेकंड है कि अगर सेबी डज़ नॉट रिसीव द इंटेंस एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर्स, कि जो लीड मैनेजर्स हैं, जैसे एक ही इशू है उसमें 2 मैनेजर हैं लीड मैनेजर, तो उनके बीच में जो काम का बंटवारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा है वो किया जाता है, तो वो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की गई है वो सेबी के पास नहीं पहुंचाई जाती, है ना, कि क्या एलोकेशन किया गया है, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी जनरल डिफ़ॉल्ट है। थर्ड है इफ़ सेबी डज़ नॉट रिसीव द ड्यू डेलीगेंस सर्टिफिकेट, कि डेलीगेंस सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं भेजा गया है। अगर मर्चेंट बैंकर जो है वो फेल हो जाता है जो सर्टिफिकेट ये भेजने की कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% इशू की रिसीव कर ली गई है, जैसे कि आप अवेयर हो कि जो भी इशू किया जाता है उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है 90%, तो एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे उसका 90% एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, तो शेयर्स 90% सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो अगर वो सर्टिफिकेट नहीं भेजा जाता। एंड इफ़ मर्चेंट बैंकर फेल्स टू एंश्योर द डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर्स, कि जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन उनको रिफंड ऑर्डर या रिग्रेट लेटर वो भेजा जाता है, या फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लिस्ट हुई उनकी फ़ाइल की जाती है। तो अगर इसमें मर्चेंट बैंकर फेल हो जाता है कि सेबी को इन्फॉर्म नहीं करता कि कितना अमाउंट रिफ़ंड किया गया है या कितने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर दिए गए हैं, तो ये हमारे किस में आते हैं जनरल डिफ़ॉल्ट में, और जिसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद देखिए माइनर डिफ़ॉल्ट, कि जो छोटे छोटे डिफ़ॉल्ट हैं जो उनको जस्ट बता दिए जाते हैं, तो ये इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट वन, अगर जो एडवर्टाइजमेंट की गई है उसमें जो कंपनी की डिटेल दी है
है ना, कंपनी के बारे में डाटा जो दिए हैं, या जो सर्कुलर है, जो ब्रोशर है, जो प्रेस रिलीज़ है, उसके जो कंटेंट्स हैं वो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स के साथ मैच नहीं होते, है ना, वो उसके साथ मैच नहीं होते। प्रोस्पेक्टस में कुछ और कहा हुआ है और एडवर्टाइजमेंट में कुछ और बताया हुआ है, तो एक माइनर डिफ़ॉल्ट है। सेकंड, अगर जो इशूअर है या जो मर्चेंट बैंकर है उसने किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया है एडवर्टाइजमेंट में, है ना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी इंटरव्यू में कंपनी के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया है, और जबकि प्रोस्पेक्टस, हो सकता है प्रोस्पेक्टस में भी एग्रीगेटेड स्टेटमेंट दी गई हो, है ना, और एक्चुअल में वो सिचुएशन नहीं है, तो भी ये भी डिफ़ॉल्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ मर्चेंट बैंकर फेल्स टू सस्टेंशिएट मैटर्स कंटेंड इन हाईलाइटिंग टू द इशू इन द प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस में जो भी चीज़ बताई गई है उसको अच्छे से डिटेल में नहीं बताया गया, मतलब जिसको हाईलाइट करना चाहिए था उसको हाईलाइट नहीं करा, है ना, जैसे रिस्क फैक्टर उसको हाईलाइट नहीं किया, या कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि बताया जाना चाहिए था लेकिन वो डिटेल में नहीं बताया। एंड इफ़ द मर्चेंट बैंकर वायलेट द रेगुलेशन, कि एडवर्टाइजमेंट करते टाइम या प्रोस्पेक्टस में डिटेल देते टाइम उसने किसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, उसको तोड़ा है, तो भी वो डिफ़ॉल्ट पर होगा। और अगर मर्चेंट बैंकर जो है वो फेल हो जाता है टू एक्सरसाइज द ड्यू डेलिगेंस सर्टिफिकेट, जैसे उसमें भी आया था कि ड्यू डेलिगेंस सर्टिफिकेट वो उनको सबमिट कराना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो सबमिट नहीं कराया तो भी वो डिफ़ॉल्ट पर है। एंड इफ़ ही फेल्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड फेयर डिस्क्लोजर टू इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं करता, जैसे कि बताया रिस्क फैक्टर है ना, अदर थिंग है, जिससे कि इन्वेस्टर्स जो है वो ये डिसीज़न ले सकें कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, है ना, जैसे क्रेडिट रेटिंग होती है कि क्या रेटिंग आई है कंपनी की, इस तरह से चीज़ें छुपा ली जाती हैं अगर, और अगर वो रिफ़ंड करने में लेट हो जाता है या सिक्योरिटीज़ को अलॉट करने में लेट हो जाता है तो भी डिफ़ॉल्ट पर है। एंड इफ़ इट डज़ नॉट हैंडल द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, कि इन्वेस्टर की कोई कंप्लेंट है जिसको टाइमली सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, तो ये जो हैं ये माइनर डिफ़ॉल्ट्स हैं, लेकिन इनके लिए भी सस्पेंशन हो सकता है। आप देखिए मेजर एक्टिविटीज़, ये जो 2-3 एक्टिविटीज़ हैं ये मेजर हैं जिसके बेस पर कैंसलेशन भी हो सकता है। कि इफ़ द मैनेजर डू नॉट टेक अप मैंडेटरी अंडर राइटिंग, है ना, कि अगर जो लीड मैनेजर्स हैं उनके लिए कंपलसरी होता है अंडर राइटिंग, अगर वो कर रहे हैं तो अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती शेयर्स को तो फिर जो लीड मैनेजर्स हैं उनको उन शेयर्स को लेना होता है, लेकिन अगर वो नहीं लेते, या इफ़ द नंबर ऑफ़ लीड मैनेजर्स इज़ एक्सेस देन परमिसिबल, जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि लीड मैनेजर्स कितने होने चाहिए, अगर वो उससे ज़्यादा रख लिए जाते हैं, या अनऑथराइज्ड मर्चेंट बैंकर आर इन एसोसिएशन विद एन इशू, कि जो मर्चेंट बैंकर हैं वो किसी ना किसी तरह से अगर इशू के साथ एसोसिएट होते हैं, उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये मेजर डिफ़ॉल्ट हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं, जिनको कि फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए इनके लिए कैंसलेशन भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है सीरियस डिफ़ॉल्ट, है ना, ये भी मेजर डिफ़ॉल्ट ही है कि अगर जो मर्चेंट बैंकर है वो कोई अनएथिकल काम करता है ना, जैसे प्राइस रिगिंग करता है, मैनिपुलेशन करता है, स्पेकुलेशन करता है, तो या ब्लैक मार्केटिंग करता है कि सारे शेयर्स खुद ही परचेज़ कर लिए और मार्केट में स्कार्सिटी हो गई फिर उनके रेट बढ़ा दिए, तो इस तरह से अगर कोई काम करता है तो वो अनएथिकल हो जाएगा। या वो सेबी के साथ कोऑपरेट नहीं करता, सेबी का जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता और उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करता, तो ये भी सीरियस इशू है। नेक्स्ट देखिए डिफ़ॉल्ट इन प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस में कुछ कमियां हैं, जैसे भी पीछे भी आया था डिस्क्लोज़र नहीं है पूरा, कि रिस्क फैक्टर नहीं दिया हुआ, तो एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन हाइलाइट्स वो नहीं है, एब्सेंस ऑफ लिस्टिंग इन हाइलाइट्स, कि कौन सी कंपनी कहाँ लिस्टेड है ना, उसके बारे में भी नहीं बताया हुआ, या एक्सट्रानियस कंटेंट टू प्रोस्पेक्टस इफ़ स्टेटेड इन हाइलाइट्स, कि अगर कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट्स बताए हुए हैं प्रोस्पेक्टस में हाइलाइट्स में, है ना, जिसको बताना ज़रूरी नहीं था, तो ये भी डिफ़ॉल्ट है। अब देखिए जो प्रोस्पेक्टस है उसको कुछ ग्रेडिंग दी जाती है ना, ग्रेडिंग में टोटल मार्क्स होते हैं 10, उसमें जो प्रोस्पेक्टस है उसकी स्कोरिंग अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 पॉइंट्स, 8 के इक्वलेंट हो जाती है तो वो A+ कैटेगरी में आता है, और अगर वो 6 और लेस देन 8 पॉइंट हो जाती है तो वो A कैटेगरी में आता है, 4 और लेस देन 6, है ना, 6 से कम हो तो वो B कैटेगरी में आता है, स्कोर अगर लेस देन 4 पॉइंट है तो कैटेगरी हो जाती है उसकी C,
तो ये जो स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग भी मेंशन की जाती है। तो मर्चेंट बैंकर को एडवाइस किया जाता है कि इस सिस्टम को फॉलो करें, प्रोस्पेक्टस की ग्रेडिंग करवाएं और ग्रेडिंग करवाकर फिर उसको जो है वो डिस्क्लोज़ भी करें फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि ताकि उनको पता चल सके कि कंपनी की या प्रोस्पेक्टस की क्या ग्रेडिंग है ना। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही उसकी रिलायबिलिटी होती है। उसके बाद देखिए कुछ नेगेटिव मार्क्स भी मिलते हैं प्रोस्पेक्टस में, कि अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो रिस्क फैक्टर को अगर हाईलाइट नहीं किया गया है तो नेगेटिव पॉइंट मिलेगा 1, और अगर कोई लिस्टिंग डिटेल है ना, उसको अगर हाईलाइट नहीं किया तो उसके 0.5 मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव में मिलेंगे। अगर कोई मैटर कोई बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ है तो नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे 0.5, है ना। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग शुड बी डिस्क्लोज्ड, है ना। तो जो भी स्कोर आया है प्रोस्पेक्टस का, ये डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ जो मर्चेंट बैंकर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखिए एक टॉपिक तो ये था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, SRO, है ना। ये शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कि SRO ऑफ मर्चेंट बैंकर, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सेबी ने एक कमेटी बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर उदय कोटक, है ना, ये SRO बनाने के लिए, ताकि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंट बैंकर्स को ही, ताकि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पता चले और वो सीरियसली इसको फॉलो करें, है ना। तो किसकी रिकमेंडेशन पर बनाई थी, ये इन्होंने बताया, और क्या क्या करना है। फर्स्ट वन, मेंबरशिप टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सन इन्वॉल्व इन मर्चेंट बैंकिंग, किसके जो मेंबर्स हैं वो वही होंगे जो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। सेकेंड, SRO सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एग्जिस्टेंस होगा टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी, है ना, लेकिन ये सेबी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करेगी। नो चेंज इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन और कोड ऑफ कंडक्ट वी कैन से, और बायलॉज ऑफ SRO, कि SRO जो सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसी को ही ये फॉलो करेंगे। नो चेंज इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉज ऑफ SRO, कि कोई चेंज नहीं होगा, और SRO जो है वो डिसिप्लिनरी पावर अपने मेंबर्स को देगी, है ना, कि मेंबर्स के थ्रू ही वो क्या करेंगे, उसको डिसिप्लिन करवाएंगे। अब देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है कि SRO बनाने की क्यों सोची गई। ये माना गया कि जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो इसलिए बनाना चाहिए कि एफिशिएंसी बढ़े, इफ़ेक्टिवनेस बढ़े, ओपननेस आए, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो, कि मर्चेंट बैंकर को भी पता हो कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या रूल्स एंड क्या रेगुलेशन है ना, तो वो खुद इसको फॉलो कराएं। फेयरनेस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना, और जो अनफेयर मीन्स हैं उसका डेवलपमेंट ना हो, है ना, और अंडरलाइन मार्केट का डेवलपमेंट हो। स्पीडी और इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन मार्केट एनवायरनमेंट, कि काफ़ी स्पीडली जो है वो फीडबैक आए, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है SRO का, ये जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए। एबिलिटी टू डिटरमाइन द रूल्स दैट विल गाइड बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं वो उनके मेंबर्स को ये डिसाइड करने पर कि क्या करना है और क्या नहीं करना, वो डिसाइड कर सकें। ओवरसाइट टू इंश्योर कंप्लाइंस विद द रूल्स, कि रूल्स को भी जो है फॉलो करें और एक्शन भी लें, अगर उस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिए जाएं। और एडजुडिकेशन मैकेनिज़्म इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए जो है वो कार्यवाही की जाए, है ना, और मतलब उसके लिए बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड डिसीजन दिए जाएं, फेयर होने चाहिए। कंटिन्यूस इवोल्यूशन हो, असेसमेंट हो कि जो भी काम किया जा रहा है, और इसी तरह से कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म भी होना चाहिए, डिस्कशन फोरम भी होना चाहिए, कि पूछा भी जाए कि मर्चेंट बैंकर्स क्या चाहते हैं, किस तरह से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहते हैं। आप देखिए टाइप्स ऑफ SRO, कि इन्होंने बताया सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल, इसके क्या टाइप्स होने चाहिए। तो इन्होंने बताया कि ये जो मॉडल्स हैं वो वॉलंटरी होने चाहिए, स्टैट्यूटरी होने चाहिए, है ना, और मेंबर डिफाइंड होने चाहिए। तो जो भी सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल बनाया जाए वो बाकी जो मेंबर्स हैं SRO के, उनकी हेल्प से बनाए जा सकते हैं। आप देखिए मर्चेंट बैंकिंग की जो करंट पोजीशन है वो क्या है। 2015 और 16 के डाटा अगर हम देखें तो टोटल 189 मर्चेंट बैंकर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था सेबी के पास, है ना। और सेबी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि जो फ़ीस रिसीव हुई है मर्चेंट बैंकर से वो है 5.81 करोड़, इतनी फ़ीस इनको रिसीव हुई है, जबकि 14-15 में ये बहुत कम थी, 14-15 में 7.22 करोड़ थी, है ना। तो 189 मर्चेंट बैंकर्स जो है वो
रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये करंट डाटा है। और अब अगर हम देखें तो आज की डेट में और भी जो मर्चेंट बैंकर्स हैं रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और ये चैप्टर आपका हो गया।